Continue. So while formulating the research design, you have to decide about the sample size as well. कि सैंपल साइज कितना होना चाहिए. अगेन डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट पॉपुलेशंस आप सैंपल साइज कैलकुलेट. इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं, इसके लिए बहुत सारे टेक्निक्स. जब हम इसके ऊपर जाएंगे तो आई विल एक्सप्लेन दोस थिंग्स इन डिटेल, बट फॉर्मूलाज डेवलप्ड हैं ऑलरेडी. बेसिकली सैम्पलिंग इज एन इजियर वे यू कैन से ऑफ डूइंग थिंग्स. मैं अगर आपको इसकी एग्जांपल दूं, ये सैम्पलिंग से हम कैसे पॉपुलेशन के बारे में डाटा निकाल सकते हैं. ठीक है, व्हाई डू वी कीप सैंपल्स, व्हाई डोंट वी जस्ट गो एंड टेक डाटा फ्रॉम एवरीबॉडी. अगेन इट वुड बी टू एक्सपेंसिव. अगर मैंने हर बंदे से जाकर पूछना है तो इट वुड बी वेरी एक्सपेंसिव. सो मैं अगर उसकी जगह कुछ लोगों से पूछकर ये डिसाइड कर दूं कि आम तौर पे लोग यही करेंगे, दैट वुड बी बेटर ना. तो सैंपल इतना रिलायबल क्यों होता है, दैट्स जस्ट. सो इमेजिन देयर इज अ राइस बोल. एक नॉर्मल साइज का बोल, आपने छोटा बोल देखा हुआ है, तो जो सर्विंग वाला बोल होता है, उस बोल के अंदर कच्चे राइस के कितने दाने आ सकते हैं. एक बोल है, अनलिमिटेड तो नहीं आ सकते. अनलिमिटेड तो एक, अगर मैं उसका पूरा वो सैक होता है उसके अंदर भी कह दूं तो अनलिमिटेड. कोई काउंट करना चाहे, या मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मशीन है जो काउंट कर देगी मुझे सारे. काउंट तो रफ आइडिया काउंट तो कर सकते हैं. लिसन लिसन लिसन, हमारा टाइम इसमें बहुत एक्सपेंसिव है. अगर मैं एक बंदा हायर करूं, ठीक है, जिसके पास अभी कोई जॉब नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं, हमें लेबर बहुत चीप मिल जाती है पाकिस्तान में, उसे ये काम दूं कि भाई तुम्हें मैं पर आवर भी पे करूंगा या पर डे पे करूंगा, आज के दिन में तुम मुझे एक बोल के राइस काउंट करके देने, काउंट करके दे सकते हैं ना मुझे. तो सब किया जा सकता है. आपको अपनी एस्टिमेट बतानी है कि कितने कच्चे दाने राइस के एक छोटे से बोल, आम सर्विंग वाला जो बोल होता है उसमें आ सकते हैं. अंदाज कोई भी अंदाजा दे सकते हैं. एक आइडिया है 100, 200, 1000, 500. तो अगेन अब अगर आप देखें, देयर आर आउटलायर्स एज वेल. आउटलायर्स वो होते हैं जो मीन से या एवरेज से दूर दूर हो, जैसे कि 100 बहुत कम या 1000 बहुत ज्यादा. अब यहाँ तो सैंपल है बहुत छोटा. ये एक्सपेरिमेंट में यूजुअली करता हूँ तो यहाँ पर 30-40 की क्लास हो, कम से कम 15 से 20 लोगों की क्लास हो, जहाँ पर मैं 15-20 फिगर यहाँ लिख सकूँ. ये सैंपल बहुत छोटा है, इसीलिए ये सही रिजल्ट नहीं देगा. लेकिन ये मैं एक्चुअली करके दिखा चुका हूँ क्लास के अंदर. किसी को जरा सा भी आइडिया नहीं है कि एक बोल ऑफ राइस में कितने दाने आ सकते हैं राइस के. ठीक है, और उन सब से मैं डाटा लेता हूँ और उसको प्लग करता हूँ, पूरा लिखा, और उसकी फिर एवरेज करते हैं. इसकी एवरेज करें, इसका मीन निकालना है बेसिकली. सो लेट्स से दिस इज गोइंग टू बी 15, 16, 17 एंड 1800. 1800 divided by 4, what would that be? So it's going to be half, but that is going to be 9 and 450. 450 एवरेज आई है. ठीक है, अगर यहाँ ज्यादा बड़ा डाटा होता तो ये एवरेज आती है तकरीबन क्लोज टू 1000 समथिंग, 1009, इसके करीब एक एवरेज आ जाती है. एंड इन रियलिटी इट्स अराउंड 15, अराउंड 100 and 1150 और 49 और 48 तकरीबन grains of rice in a bowl. So you see how close this is to 1148. सैंपल जितना बड़ा होगा, अब किसी को नहीं आइडिया था कि राइस के कितने दाने आ सकते हैं उसके अंदर. क्यों ये क्यों होता है कि आपका ये जो रिजल्ट आता है जब बड़ा सैंपल होगा, जब मैं 40 से 30 से इवन 15 से भी मैंने कलेक्ट किया है, इसके करीब आंसर आता है, और ये इसके ज्यादा करीब है कंपेयर टू दिस. क्यों? किसी को आइडिया नहीं था कितने ग्रेन्स ऑफ राइस आते हैं. क्योंकि कोई बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर जाएगा, कोई बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर जाएगा, कुछ करीब करीब एस्टिमेट कर जाएंगे. जब इन सबकी एवरेज होगी तो ये रिजल्ट एक्चुअल के बहुत ज्यादा करीब चला जाएगा. दैट इज व्हाई जब हम एक अच्छा सैंपल लेके, बहुत छोटा सैंपल था, जब हम एक अच्छा सैंपल लेकर एनालाइज करते हैं डाटा, तो उसकी जो मीन आता है, क्योंकि आप जितने भी डाटा एनालिसिस देखेंगे वो मीन के अराउंड खड़ा है. एक डाटा नॉर्मली शेप्ड होना चाहिए, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है, दूसरा उसके मीन के ऊपर सारे फॉर्मूला मीन के ऊपर अप्लाई हो रहे हो. जिस मर्जी डाटा के एनालिसिस के टूल को देख ले, वो सबसे पहले मीन को देख ले, because this gives you a very accurate representation of the actual population. कि जो एक्चुअल में है और जो हम सैंपल से डिराइव कर रहे हैं, they are quite close together. ठीक है, इसी वजह से we take the mean. ये मैंने भाई साइंटिफिक स्टैटिस्टिक्स टाइप की चीज के, why do we calculate a mean of everything?
उसके कॉन्टेक्स्ट में बता दिए। सो यू हैव टू डिसाइड अबाउट अ सैंपल, एंड एक सैंपल पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता है अगर वो पॉपुलेशन का अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है तो। अब सैंपल में मैंने ले ही एक टाइप की पॉपुलेशन दी, बाकी टाइप के लोग नहीं लिए, तो फिर दैट वुड बी एन इशू। अगर मैं सैंपल से ही ले लेता हूं तो मैं 100% वही डाटा एज इट इज उससे 100 टाइम बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर भी एक्सट्रैपोलेट कर सकता हूं और वही रिजल्ट्स आएंगे। ओके, डिटरमिन टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ डेटा। अगेन ये हम अभी डिस्कस करते हैं कि डाटा की टाइप क्या होगी। प्राइमरी डाटा लेना है, सेकेंडरी लेना है, क्वालिटेटिव लेना है, क्वांटिटेटिव लेना है, और उसकी सोर्स क्या होगी, किससे लूंगा मैं ये डाटा। सो सेकेंडरी डेटा लेना है, एनुअल रिपोर्ट से मिलेगा, कोई मैगजीन से मिलेगा, कहाँ से मिल सकता है, किसी कंपनी से ले सकते हैं हम। प्राइमरी डेटा लेना है तो वो किससे कलेक्ट किया जाएगा, कस्टमर से लेना है, कोई सर्टेन टाइप के कस्टमर से लेना है, फीमेल से लेना है, मेल से लेना है, बच्चों से लेना है। यू हैव टू डिसाइड अबाउट इट। एंड देन अगेन क्वालिटेटिव चाहिए, क्वांटिटेटिव चाहिए, बिकॉज क्वालिटेटिव, अगेन क्वालिटेटिव वहां हम लेते हैं जहां पर हमें किसी चीज के बारे में इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, किसी चीज को हमें अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। और क्वांटिटेटिव हम वहां लेंगे जहां पर हमारे पास एक आइडिया है, बस हम उसको एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, हम उसके नंबर्स की फॉर्म के अंदर देखना चाह रहे हैं कि एग्जैक्ट फिगर्स के अंदर हम उसको देखना चाह रहे हैं कि आमतौर पर स्टोर में कितने कस्टमर जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्वालिटेटिव होगा तो वहां पर हम देखना चाह रहे हैं कि कस्टमर को प्रोडक्ट में क्या चाहिए, कस्टमर को कस्टमर सेटिस्फेक्शन में क्या डिमांड्स उसकी कि ये चीजें होनी चाहिए, कस्टमर में प्रोडक्ट में ये फीचर होनी चाहिए, दैट वुड बी क्वालिटेटिव। Similarly, sometimes we have to do observations, sometimes we have to do experiments, again depending on the type of data we want. Okay, then determine the sample size and select sample. We have already discussed this कि sample size और फिर sample select कर लें कि sample लेना किससे, साइज तो डिटरमिन हो गया कि इतने लोगों से लेना है, लेकिन लेना किससे है, अपने दोस्तों से ले लेता हूँ। इजी है ना, मेरे दोस्तों को कांटेक्ट होगा, हमारे स्टूडेंट्स जब भी आप सब भी, आपका थीसिस होगा भी आगे, आपका थीसिस नहीं होता, ओके जिनका होता है आमतौर पे वो अपने डिफेंस के अंदर हमेशा, इवन पीएचडी हमारे डिफेंस में लाके सबसे पहले, सर मैंने कन्वीनियंस सैंपलिंग यूज की है। आई एम लाइक, तो बो दिया यार, पहले ही पूछ लेता मुझसे जाने से पहले कि भाई मैंने क्या बोलना है। अब मैं एक्सटर्नल के सामने उसे क्या बताऊं कि तुमने ये कितना बड़ा ब्लंडर किया है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग ये होती है कि आपको कन्वीनियंट क्या था, तो मेरे लिए कन्वीनियंट है कि मैं इस क्लास के अंदर अगर मेरे पास 40 स्टूडेंट्स हैं, मैं इनसे डाटा कलेक्ट कर लूं, मेरे लिए वेरी कन्वीनियंट, 40 का सैंपल बन जाएगा मेरा बड़ा आराम से। लेकिन क्या ये पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, मे बी नॉट। सो आई हैव टू डिसाइड ना कि यार इसके अंदर तो सारे स्टूडेंट्स हैं, एम्प्लॉयड लोग तो है नहीं, ये बच्चे तो है नहीं, या मुझे अगर पूरा चाहिए, एजिड लोग तो है नहीं, तो मुझे तो सबके बारे में डाटा चाहिए था, लेट्स सपोज आई एम इन ट्रबल। लेकिन अगेन हमारे स्टूडेंट, सर मैंने कन्वीनियंस सैंपलिंग की है, और उसी के ऊपर जाके फंस जाते हैं, फिर जवाब नहीं आता कि क्यों की थी जी कन्वीनियंस सैंपलिंग। कन्वीनियंस सैंपलिंग हम रिसर्च में अक्सर सिर्फ तब यूज करते हैं जब और कोई तरीका नहीं बचता डाटा कलेक्ट करने का, और उसको जस्टिफाई करना पड़ता है कि जी इस तरह करूंगा तो भी नहीं होगा, इस तरह करूंगा तो भी नहीं होगा, इस तरह करूंगा तो भी नहीं होगा, सिर्फ ये एक तरीका है जिस तरह से मैं डाटा ले सकता हूँ। या इस केस में कोई रिपोर्ट्स नहीं अवेलेबल, कोई लोगों की लिस्टें नहीं अवेलेबल। यूजुअली दो तरीके होते हैं, दो मेजर ब्रॉड कैटेगरीज है। अगेन there are some probability sampling techniques and there are non probability sampling techniques. ये non probability sampling की भी सबसे worst टाइप की टेक्निक हो सकती है। एक snowball होती है, आपको पता है कि वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा at random आप ले सकते हैं। Again cluster sampling, stratified sampling. So you need to have a very good strategy के इस context में डाटा किससे सही मिल सकता है, क्यों सही मिलेगा। अब मैंने मेरी पीएचडी जो है वो है ऑन माइक्रो फाइनेंस, वुमेन एम्पावरमेंट इन पॉवर्टी एलिविएशन। अब उसकी रिसर्च जो होनी चाहिए इन सिंपल टर्म्स, वो तो होनी चाहिए वो लोग जो माइक्रो फाइनेंस का लोन लेते हैं। अब उसमें इशू ये है कि वो टाइम कंज्यूमिंग है। आज किसी ने लोन लिया तो फौरन ही तो अगले दिन उसकी लाइफ के ऊपर इफेक्ट नहीं आ जाएगा, इट वुड टेक टाइम 2-3 years। अब इतना टाइम ड्यूरेशन पीएचडी के पास तो होता नहीं, तो पहला उसका तरीका मैंने क्या, ओके विल डू अ क्रॉस सेक्शनल स्टडी रादर देन अ टाइम सीरीज। अब क्रॉस सेक्शनल के अंदर भी वो लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम में, उनकी लाइफ में कुछ चेंज आया, उनकी इनकम में कुछ चेंज आया, उनकी एम्पावरमेंट में कुछ चेंज आया। और वो लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, क्या उनकी इनकम में कुछ चेंज आया, उनकी लाइफ में कुछ चेंज आया, लाइफस्टाइल में कुछ चेंज आया, कोई उनकी वुमेन एम्पावरमेंट चेंज आया। लेकिन मुझे एक और रिसर्चर का ओपिनियन उसके ऊपर मिला, जिसने ये सजेस्ट किया हुआ था जब मैं अपना सैंपल फाइनल कर रहा था, कि आप 50-50 ये सैंपल नहीं ले सकते। समझ में तो कॉमन सेंस में तो ये था 50-50, 50 पार्टिसिपेंट्स 50 नॉन पार्टिसिपेंट, उनको आपस में कंपेयर करके देख लेंगे उनकी लाइफ पे क्या फर्क पड़ा। लेकिन उसने कहा नहीं, उसने कहा
कि जो पार्टिसिपेट करते हैं वो लोग कहीं कम होते हैं एज कम्पेयर टू वो लोग जो पार्टिसिपेट नहीं करते। हर बंदा तो नहीं लोन लेता जाके, तो मेजोरिटी तो पार्टिसिपेट ही नहीं करती माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम्स में। तो अगर आपको रेशो लेनी है तो यू हैव टू डू इट 60-40। 60% जो नॉन पार्टिसिपेंट्स हैं, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, इनके अंदर डाइवर्सिटी ज्यादा है, और जो पार्टिसिपेट करते हैं वो क्योंकि कम होते हैं, उनका 40 का सैंपल ले। जबकि अगर एक कॉमन बंदा वो उल्टा सोच रहा होगा कि जो पार्टिसिपेंट कर रहे हैं उनके बारे में तो पता करना है, उनका 60 ले लेते हैं, इनका 40 ले लेते हैं। लेकिन वो रिसर्च की टर्म्स के अंदर चीजें डिफरेंट होती हैं। सो यू हैव टू फॉलो दैट कि यहाँ बेस्ट अप्रोच क्या है जो सही से रिप्रेजेंट करे एक्चुअल जो मार्केट में हो रही है सिचुएशन उसको। ओके, देन यू डिजाइन द रिसर्च। डिजाइन के अंदर हो सकता है कि आपने अगर फोकस ग्रुप करना है तो फोकस ग्रुप में क्या सवाल पूछे जाएंगे, किस तरह से डिस्कशन को लीड किया जाएगा। अगर आपने इंटरव्यूज करने हैं तो इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड होगा, अनस्ट्रक्चर्ड होगा। अनस्ट्रक्चर्ड के केस के अंदर अगेन के हम उससे सवाल पूछना शुरू करते हैं और उसके बेसिस के ऊपर खुद सवाल बनाते जाते हैं। और स्ट्रक्चर्ड के केस में हमने सवाल लिखे हुए, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, हम उसे उस तरह से पूछ सकते हैं। देन आप क्वेश्चनर फिल करवा सकते हैं। क्वेश्चनर के केस के अंदर अगेन क्या क्वेश्चन स्ट्रक्चर्ड होंगे, अनस्ट्रक्चर्ड होंगे, ओपन एंडेड होंगे, क्लोज एंडेड होंगे। सो ओपन एंडेड है वो कुछ भी जवाब लिख के दे सकते हैं, उसमें से आपको मीनिंग ढूंढ के निकालना होगा। क्लोज एंडेड है नहीं, ये 4 ऑप्शन में से कोई एक सिलेक्ट करो, या 5 चीजों को रैंक करो, या लिकर्ट स्केल के ऊपर रैंक करो, हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद द सर्विस, एनीथिंग। अगेन इनके बाकी जो इनकी डिटेल ट्रिक्स हैं वो मैं आपको जब हम उस लेवल पे पहुंचेंगे तो आपको बता देंगे कि किस चीज किस टेक्निक को कब यूज करते हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंट है उसका डिजाइन, उसके अंदर डाटा कलेक्शन जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बना लेना, उसको प्रिपेयर कर लेना, एंड देन डूइंग द एक्चुअल कलेक्शन, कि डाटा एक्चुअली जाकर कलेक्ट करके लाना। ये भी एक पूरा टास्क है कि आप फील्ड वर्क कर रहे हैं, अब आप जा रहे हैं लोगों से, यार ये डाटा फिल कर दो। मेजोरिटी ऑफ द केसेस के अंदर इंटरनेशनली जो ऑनलाइन जब हम फिल करवाते हैं वो तकरीबन जो रिस्पॉन्स रेट होता है वो 33% होता है। पाकिस्तान में वो तकरीबन 10-1% है। आप लोगों को भेजते हैं, आप कहते हैं यार मैंने अभी भी फिल करके भेजा, चेक तो करो, नहीं आता। एक बड़े ही पावरफुल किस्म की पोजीशन पे बैठे बंदे का हमने क्वेश्चनर फिल करवाया था, उसने बैंकर से फिल करवाना था। अब वो मुझे कही सर मैं बात कर रहा हूँ इन लोगों से, वो तो मुझे कह रहे हैं 300 लोगों ने कि मुझे कंफर्म कर दिया कि हमने फिल कर दिया। और जब हम फाइल देख रहे हैं तो सर ये कोई मसला तो नहीं हो गया गूगल फॉर्म के साथ कि ये फाइल में तो अभी तक सिर्फ 30 रिस्पॉन्स आए हुए हैं। मैंने कहा इसमें फाइल में मसला नहीं हुआ, उसके सामने जाके बैठ जाए और उसे कहें फिल करो, तो आपके ये रिस्पॉन्स पूरे आएंगे, क्योंकि आप उसके सामने उसने आपको कह दिया मैंने फिल कर दिए, अब आपको मना तो कर नहीं सकता था। सिंपल एज दैट। तो पाकिस्तान में उसका रिस्पॉन्स रेट कम आता है, तो आपको देखना होगा कि किस तरह से आप रिस्पॉन्स, और अगेन आपका रिस्पोंडेंट किस लेवल ऑफ एजुकेशन का है। आपने क्वेश्चनेयर फ्लोट कर दिया, रिस्पोंडेंट ऐसा है जिसको इंग्लिश तो दूर की बात उर्दू बड़ी मुश्किल से समझ आती है, वो तो सराइकी बोलता है, पंजाबी बोलता है, सिंधी बोलता है, पश्तो बोलता है। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका क्वेश्चनर खुद पढ़ के खुद समझ के आपको रिस्पॉन्ड कर देगा। तो एक रिस्पोंडेंट की लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए क्वेश्चनर। दूसरा, कोई एडमिनिस्टर कर रहा हो ज्यादा बेहतर होता है, तो वो क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सके, लीड ना करे, क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे, बात समझा के उससे पूछ के डाटा फिल कर ले। So collecting data is a task, analyzing that data। डाटा कलेक्ट कर लिया आपने, अब उसको आपने एक एक्सेल की शीट में भी डाल लिया या एसपीएसएस में डाल लिया या व्हाटएवर सॉफ्टवेयर यू वांट टू यूज फॉर इट। अब उसको एनालाइज भी तो करना है, क्योंकि डाटा बाय इटसेल्फ टेल्स यू नथिंग। 100 लोगों का या 1000 लोगों का डाटा की स्प्रेडशीट मेरे सामने पड़ी है, मैं उसमें से कुछ नहीं निकाल सकता, कोई ह्यूमन नहीं निकाल सकता। वाई वो इसमें इसने ये का, इसमें ये का, इसमें ये का, ठीक है, लेकिन वो एक बंदे का रिस्पॉन्स है ना, वो 1000 लोगों का सेम रिस्पॉन्स तो नहीं है कि मैं उससे कुछ आइडेंटिफाई करूं, कुछ निकालूं। तो आई हैव टू यूज अ सॉफ्टवेयर टू फाइंड आउट कि इससे मतलब क्या बनता है। कि अगर मैंने क्वालिटेटिव डाटा भी लिया, उसमें सॉफ्टवेयर यूज करूं या मैं अपनी इंटेलेक्ट यूज करूं, तो मैं देखूंगा ना ये बात बार बार रिपीट हुई है, मतलब लोगों का फोकस इस बात के ऊपर है। सो यू हैव टू यूज आइदर अ सॉफ्टवेयर और यू हैव टू एनालाइज डेटा फ्रॉम योरसेल्फ। एनालिसिस के बाद जब वो एक ग्राफ की फॉर्म में आ जाएगा कि इतने परसेंट लोग कहते हैं ऐसा है, इतने परसेंट लोग कहते हैं ऐसा है, नाउ यू कैन टेल कि हाँ ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। You have to identify कि is there a significant difference। So for example अगर मैं वो उसी रिसर्च की बात करूं तो क्या माइक्रो फाइनेंस के लोन लेने से लोगों की इनकम लेवल इंप्रूव होता है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है, उनका लाइफस्टाइल इंप्रूव होता है। यू कैन नॉट टेल एक का इंप्रूव हुआ, एक का नहीं हुआ, एक का नेगेटिव हो गया, आम जिसने नहीं लिया था उसका किस तरह हुआ। सो सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि जो इसके अंदर डिफरेंस है वो इतना है और ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है। So you have to do the analysis. You have to use these softwares. Different softwares, secondary के अपने softwares हैं, primary के अपने हैं, qualitative के अपने हैं। ठीक है, moving on।
प्रिपेयर एंड प्रेजेंट रिसर्च रिजल्ट्स। रिसर्च के जो रिजल्ट्स आए हैं उनको हमने प्रिपेयर करके प्रेजेंट करना है। अब हम नहीं चाहते कि जो वो टेबल वहीं पर सॉफ्टवेयर से है ना वही उठा के प्रेजेंट कर दें, ये लें जी ये रिजल्ट निकला है। क्यों? जिसको हमने रिजल्ट्स देने हैं वो टेक्निकल नो हाउ नहीं रखता, वो लेमैन हो सकता है, वो अगर एग्जेक्टिव भी है, वो चीफ एग्जेक्टिव है आपकी कंपनी का, तो उसको रिसर्च का नहीं पता कि ये मीन या स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या मतलब होता है, पी वैल्यू क्या होती है, व्हाट इज सिग्निफिकेंट एंड इनसिग्निफिकेंट, इससे क्या पता चला क्या चीज सिग्निफिकेंट है उसके अंदर, उसे नहीं पता। उसे अपने बिजनेस के बारे में पता है, उसको उसके बारे में पता नहीं है कि जो आप रिसर्च के रिजल्ट टेबल प्रेजेंट कर रहे हैं उसे। कई चीजें मुझे नहीं पता होती है, मैंने इतनी रिसर्च की मुझे नहीं पता कि ये वाली XYZ वैल्यू जो उन्होंने दी हुई है ये क्यों दी हुई है। मुझे ये पता है कि जी ये वाली वैल्यू इतनी होनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये पी वैल्यू है, ये है। उसके अलावा कई फालतू टेबल आ जाते हैं आप जब SPSS के अंदर कैलकुलेशन करते हैं, उसकी कोई रेलिवेंस नहीं है वहां पर। तो आप ऐसे प्रेजेंट नहीं करेंगे, आप डेटा को कंसोलिडेट करेंगे एक अच्छे से प्रेजेंटेबल टेबल के अंदर, एक अच्छा सा ग्राफ बनाएंगे। आजकल तो प्रेजेंटेशन के बहुत सारे मेथड्स आ गए हैं, आपके डिफरेंट स्टाइल के पाई चार्ट्स, दीज डिफरेंट शेप्स के चार्ट्स आ गए हैं, तो आप उसके अंदर डेटा किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि फर्स्ट लुक के ऊपर देखते हो तो पता चला अच्छा ये चीज है जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो उसकी प्रेजेंटेशन यू हैव टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द रिजल्ट्स, और अपना कंक्लूजन भी अपनी रिकमेंडेशन भी आप उसके अंदर साथ ही सजेस्ट कर देते हैं कि इससे ये पता चलता है जिसकी वजह से हम ये स्ट्रेटजी रिकमेंड करते हैं। ठीक है, ओके। वैसे ये अगली वाली सारी कहानी मैं आपको सुना ही चुका हूँ आई थिंक, है ना। नीड क्यों एस्टेब्लिश की हमने अगेन, सो good monetization can establish the need for research. Again, the system will inform the marketing manager about the changes. So I've already told you marketing research should be avoided if information needed is already available. ये हम already discuss कर चुके हैं। When time is an enemy, time नहीं है तो फिर भी नहीं करेंगे आप। When funding is not available तो भी आप marketing research नहीं कर सकते। When cost of doing research outweighs the benefits of doing the research तो भी आप marketing research नहीं करेंगे। Then you define the problem. ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जरूरी नहीं है कि क्लाइंट को प्रॉब्लम पता, उसे तो सिम्टम पता है, उसने आपको सिम्टम पता है, उससे अपने प्रॉब्लम को खुद आइडेंटिफाई करना है जाके देख के कि अच्छा उसके सिस्टम में ये फ्लॉ है तो उसको आपने सॉल्व करना है। यूजुअली 99% ऑफ टाइम्स, इसके पर एक एग्जांपल बड़ी अच्छी माइंड में आई है मेरी, ये मेरे प्रोफेसर ने शेयर की थी, बड़ी अच्छी अमेरिकन प्रोफेसर था वो, बड़ा जबरदस्त किस्म का प्रोफेसर था, बड़ा पंक्चुअल किस्म का, हमारे पास कोई क्या ड्यूटी वाला पर्सन होगा जितना वो था। तो वो एग्जांपल शेयर कर रहा था कि यूनिवर्सिटी, तो एक दिन वो जब यूनिवर्सिटी में आया और उसने मंडे मॉर्निंग आकर सिस्टम ओपन किया स्टूडेंट्स के डाटा के रिलेटेड, तो उसने देखा सारी डेटाबेस खाली है, किसी स्टूडेंट का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है वहां पर, सारी डेटाबेस जीरो, नल, कोई स्टूडेंट नहीं है, कोई फीस का रिकॉर्ड नहीं है, कोई ग्रेड्स का रिकॉर्ड नहीं है, कोई असाइनमेंट्स का रिकॉर्ड नहीं, किसी चीज का रिकॉर्ड नहीं, सारी डेटाबेस खाली। जैसे आपका LMS है, माई IUB है, आप एक दिन ओपन करें पता चले कुछ भी नहीं उसके अंदर, सारा खाली। अगर हम यूज कर रहे होते तो वो यूज करते हैं बिकॉज आई हैव वर्क देयर, मैंने बड़ा रिकमेंड किया इन्हें कि ये अपने IT के ऊपर ब्लैक होल के अंदर हम, बल्कि सॉरी, ओके, सो व्हाट हैपेंड इज डेटाबेस सारी खाली, जो देखे डेटाबेस खाली है। अब यू कैन इमेजिन कि जो यूनिवर्सिटी डिपेंडेंट है उस सिस्टम के ऊपर, सारे ग्रेड्स उसके अंदर है, सारा रिजल्ट उसके अंदर है, पुराने स्टूडेंट्स का, नए स्टूडेंट्स का, आपकी असाइनमेंट्स, आपके कोर्सेज, हर चीज का रिकॉर्ड उसके अंदर पड़ा है, फीसिस का रिकॉर्ड उसके अंदर पड़ा है कि किसने फीस जमा कराई है किसने नहीं की। अब फीस का भी रिकॉर्ड अगर उसमें है तो रिजल्ट का रिकॉर्ड भी उसमें है, तो क्या करें, अब डेटाबेस ही खाली है। देवर वेरी वरिड। अब वो ढूंढ रहे हैं कि क्या हुआ, तो कहता है कि मेरे पास एक बंदा आया मेरे डिपार्टमेंट का, उसने मुझे बताया कि सर मुझे लगता है कि ये जो डाटा गायब हुआ है ना इसमें कुछ मेरा रोल है, क्योंकि लास्ट मैं था जो सैटरडे इवनिंग या फ्राइडे इवनिंग को, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ था, तो वो फ्राइडे इवनिंग के अंदर सबसे एंड के ऊपर मैं यहाँ काम करते हुए गया था, तो मुझे डाउट हो रहा है ये मुझसे कुछ हो गया गलती से। अब हमारे यहाँ अगर वो होता तो हम क्या करते, पकड़ लो इसको, छोड़ना मत, ढूंढो बस उसके नीचे दे दो। ये देखें जनाब, ये बंदा था जिसने हमारी डेटाबेस डिलीट की है, इसको कत्ल कर दें, जॉब से निकाल दे, छोड़िएगा मत, ठीक है ना। व्हाट डिड ही डू, उसने कहा आ जाओ यार बैठे देखते हैं क्या हुआ है। तो उसने उससे पूछा कि क्या किया था तुमने, कैसे काम किया था, तो सारा सिस्टम समझा कि किस तरह हुआ है। एंड ही फाउंड आउट कि कुछ स्टेप्स के बाद, जो कुछ सर्टन स्टेप्स आप करें उसके अंदर डेटाबेस के अंदर, और जब आप बगैर देखे, आपकी आदत होती है ना हमारी कि बगैर देखे कोई मैसेज है ना यस कर देंगे फौरन, ओके कर देंगे फौरन, में पता है यार ये मैसेज ऐसे तंग करेगा, पढ़ने की क्या जरूरत है, ओके कर दो, जो चीज है ओके कर दो, कोई मसला नहीं है। सो वो कहते बगैर देखे ओके कर देना आप,
तो जो लास्ट मैसेज आया हुआ होता है वो बेसिकली इस चीज का आया होता है कि यू आर अबाउट टू डिलीट द एंटायर डेटाबेस, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट द एंटायर डेटाबेस? तो बगैर पढ़े उसने यस कर दिया, डेटाबेस डिलीट हो गई। अब साबित भी हो गया कि उसी बंदे ने डिलीट की है। अब क्या करें उस बंदे के साथ? कुछ भी नहीं। उसने कहा कि ठीक है फाइन, अच्छी बात है, तुमने हमारे सिस्टम का फ्लॉ आइडेंटिफाई कर दिया। अब अगर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो बैकअप पढ़ा था, क्योंकि हर सिस्टम का बैकअप लिया जाता है, हमारे यहाँ पता नहीं क्या करते हैं लेकिन वो लेते हैं। तो जो उसका बैकअप पड़ा था उसमें से मेजॉरिटी रिकॉर्ड आ गया, कुछ पिछले दिनों का रिकॉर्ड जो मिसिंग था वो उन्होंने खुद से मैन्युअली एंटर कर दिया उसके अंदर और रिकॉर्ड एस्टेब्लिश हो गया। लेकिन जो उसने इससे लेसन ड्राइव करके शेयर किया, उन्होंने कहा आमतौर पर हम क्या करते हैं, इसको निकाल दो भाई, ये बेकार बंदा, इसने हमारा ये नुकसान करवा दिया। लेकिन उससे बैठकर वो जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, उससे आपके सिस्टम का फ्लॉ निकल आया। उस सिस्टम के फ्लो को अब उन्होंने रेक्टिफाई कर लिया कि अब यही मिस्टेक कोई और ना करे। वही चंद स्टेप्स के अंदर उस डेटाबेस के ऊपर कोई जाता और बगैर पढ़े फिर से ओके करे, फिर डेटाबेस डिलीट हो जाता, वो फ्लॉ तो कभी आइडेंटिफाई नहीं होता। तो उन्होंने वो अपना फ्लॉ अपनी डेटाबेस का कवर कर लिया, लोगों को ट्रेन किया कि जी मैसेज पढ़े बगैर आपने ओके नहीं करना। उन्हें अपने सिस्टम के फ्लॉस पता चले। और रिसर्च ने जो एक लेसन शेयर किया था वो ये था कि 90% ऑफ टाइम्स द फ्लॉ इज इन द सिस्टम। हम अपने एम्प्लॉयज को उसके लिए ब्लेम कर देते हैं कि ये एम्प्लॉय की गलती है जिसने गलती की है, जबकि एक्चुअली 90% ऑफ टाइम्स आपने जो सिस्टम डिवाइस किया हुआ उसकी वर्किंग का, उस सिस्टम में फ्लॉ होता है, उसको ठीक करने की जरूरत होती है। हम एम्प्लॉय पे इल्जाम लगाया, पुट हिम अंडर द बस। वो होता है ना कि कोई यार कोई इल्जाम लगाने के लिए बंदा, जी आपके अक्सर ये पॉलिटिशियन वगैरह भी ढूंढ लेते हैं ना कि ये वाला मसला हुआ है, ढूंढो कौन से बंदे पे इल्जाम लगा दो, ये छोटा सा बंदा ये कुछ नहीं कहेगा, इसको डाल दो बस के नीचे, मुझे बचा लो। सो सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर भी यही जरूरी है कि यू डिफाइन द प्रॉब्लम। फ्लॉ आपके सिस्टम में है तो बंदे को निकालने की बजाय उस सिस्टम को ठीक किया जाए। Okay, moving forward, where were we? अगेन इसके लिए जरूरी है कि आप जब, जैसे कि मैंने आपको जो बताया था कि ये सिम्टम्स हैं, वो लाइन लगी हुई है, तो अगेन बंदे के जाने जरूर रिसर्चर जाएगा, उससे पूछेगा यार क्या बात, उसको बैठ के ऑब्जर्व करेगा, देखेगा ये कैसे काम कर रहा है, तब उसे पता चलेगा कि हाँ इसका सिस्टम स्लो है। या फिर ये एक ही डेट के ऊपर इतने सारे फीस के चालान आ जाएंगे, बाकी सारा महीना वो खाली बैठा है बंदा। सो वो उसको पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है, तब वो प्रॉब्लम, तो आपको जाकर उससे हो सकता है डिस्कशन करनी पड़ जाए, बात करके पूछना पड़े यार क्या बात है, इतनी देर लग जाती है यहाँ पर, ये इतनी लंबी लाइन लग जाती है बाहर पर, तो क्या इशू है? आप उससे बात कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, डिफरेंट तरीके हैं जिससे आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट करेंगे, ऑब्जेक्टिव, उसके बाद क्वेश्चन और हाइपोथेसिस। ये मैंने आपको कहा था कि तीनों चीजें फॉर्मुलेट होती हैं और ये तीनों सेम होती हैं, इसीलिए इनको ज्यादा डिटेल में डिस्कस करें, सिर्फ उनका लिखने का तरीका डिफरेंट होता है। ऑब्जेक्टिव के केस के अंदर हम ये बताएंगे कि हम ये चीज पता करना चाहते हैं, क्वेश्चन की फॉर्म के अंदर के क्या ऐसा होता है, उसको उसी फ्रेज को क्वेश्चन फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। और हाइपोथेसिस के अंदर ऐसा करने से ऐसा होता है या नहीं होता, या सो जैसे ही आपके पास एग्जांपल दी हुई है, डिटरमिन द एवरेज लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर सर्विस, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम डिटरमिन करने जा रहे हैं। अगर इसका रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे तो इज आवर सर्विस ऑफ एवरेज, बिलो एवरेज और अबव एवरेज फॉर आवर कस्टमर्स। एंड अगर इसका हाइपोथेसिस बना लेंगे, आवर कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विद आवर सर्विस और नॉट, दैट्स इट, सिंपल। सर ये दोबारा एक बार रिपीट कर दें। Okay, fine. So if you see, research objective is like what we want to find out. तो हमारी स्टडी के अंदर हम फाइंड करना चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स क्या सेटिस्फाइड हैं हमारी सर्विस से। सो आवर रिसर्च ऑब्जेक्टिव इज गोइंग टू बी डिटरमिन द एवरेज लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर सर्विस, कि लोग कितना सेटिस्फाइड हैं, क्लाइंट की कितनी सेटिस्फेक्शन है हमारी सर्विस से। अगर हम जब हम इसका रिसर्च क्वेश्चन बनाएंगे, बिकॉज दीज आर द सेम थिंग, और रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च हाइपोथेसिस ये सेम चीजें हैं, लिखने का तरीका डिफरेंट होता है। क्योंकि अब जब हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे तो इसको क्वेश्चन फॉर्म में लिख देंगे, उसी बात को क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सो मैं अगर कह दूं व्हाट इज द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर कस्टमर्स या ऑफ आवर सर्विस, दैट इज आल्सो रिसर्च क्वेश्चन। इन्होंने जो बनाया है वो जरा उसको डिफाइन करके बना दिया कि इज आवर सर्विस या इज आवर सर्विस ऑफ एवरेज, बिलो एवरेज और अबव एवरेज। तो आप इस तरह से भी पूछ सकते हैं। सो यू जस्ट चेंज द ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, जो आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव था उसको क्वेश्चन फॉर्म में लिख देते हैं, तो आपका रिसर्च क्वेश्चन बन जाता है। क्योंकि एम तो वही है ना, क्वेश्चन ने भी वही चीज मेजर करनी है, ऑब्जेक्टिव भी आपका वही है कि ये चीज मेजर करनी है हमने, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव है वो स्टेटमेंट फॉर्म में होगा, रिसर्च क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन की फॉर्म में होगा, और हाइपोथेसिस उसको क्योंकि टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं हम। सो व्हेन टेस्टिंग दैट हाइपोथेसिस,
हम ये कहते हैं कि क्या कस्टमर सेटिस्फाई हुआ है। इसके अंदर बेसिकली आप, आई डोंट नो आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई है तो उसके अंदर आपने वो नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाए होंगे। सो यू हैव एन आइडिया कि इस फैक्टर से ये फैक्टर चेंज होता है, दूसरा होता है कि इस फैक्टर से ये फैक्टर चेंज नहीं होता, तो नल और अल्टरनेट हाइपोथेसिस अगेन क्वेश्चन फॉर्म के अंदर होगा, लेकिन अब हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट बनाई जाएगी कि ये करने से ये होगा, तो ठीक है, आवर कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड विद आवर सर्विस, so that could be a hypothesis. So like that, basically the next two are question and hypothesis, and the first one is the objective, that is a statement. Okay, sir. Thanks. Fine. Then determining the research design, के रिसर्च का डिजाइन क्या होगा, इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि अगेन इसके अंदर फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं। एक होती है एक्सप्लोरेटरी डिजाइन, हम कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हम कुछ ढूंढना चाहते हैं जो हमें इजीली नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, या you have a question? Okay, I didn't hear anything, so I think not. For example, मैं किसी ऐसी बात के बारे में पता करना चाहता हूँ जिसके बारे में बहुत कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, हर कोई जानता नहीं है कि क्या ऐसा होता है, या अगर हम ऐसी एक स्ट्रेटजी लगाएंगे तो इससे क्या होगा। तो इन दैट केस आई विल डू एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी। मुझे लोगों के बिहेवियर का नहीं पता कि वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे टू अ सर्टेन टाइप ऑफ स्ट्रेटजी, या वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे टू अ न्यू प्रोडक्ट, टू अ न्यू पैकेजिंग, टू अ न्यू डिजाइन। तो विल डू एन एक्सप्लोरेटरी स्टडी, जहां पर मैं उनसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछूंगा, मैं क्वालिटेटिव डाटा कलेक्ट करूंगा। आमतौर पे इस केस के अंदर फोकस ग्रुप का इंटरव्यू हो रहा होगा, या इस तरह का कोई इंटरव्यू सिचुएशन होगी जहां पर मैं उससे क्वेश्चन पूछता हूँ, और फिर या फोकस ग्रुप है, पैनल है, वो आपस में डिस्कस करके उस बात को इतना ज्यादा उसको इन डेप्थ ले जाते हैं कि उसके बिहाइंड के जो सबकॉन्शियस लेवल के भी इश्यूज होते हैं वो आप हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली इस केस के अंदर हम साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स होते हैं, कि साइकोलॉजिकल स्टडीज होती हैं, उस तरह की एक स्टडी करके आइडेंटिफाई करते हैं कि लोग ये बिहेवियर करते हैं तो क्यों करते हैं। फॉर एग्जांपल, फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज जो हैं, इनकी जो एप्स हैं, या जिसके अंदर आप मोबाइल एप्लीकेशंस हो गई, आपकी जो मोबाइल बैंकिंग हो गई, एटीएम हो गया, या ये जो आपका इजी पैसा टाइप सर्विसेज हैं, लोग इनको क्यों अडॉप्ट करते हैं या क्यों अडॉप्ट नहीं करते, मैं ये जानना चाहता हूँ। So I want to have a understanding of the behavioral aspects कि कोई टेक्नोलॉजी को क्यों एक्सेप्ट करता है और क्यों एक्सेप्ट नहीं करता। ईज ऑफ यूज हो सकता है, अब ये क्योंकि ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन जिसने पहली बार इसको आइडेंटिफाई किया उसने क्या किया होगा, उसने लोगों को बिठाया होगा, फिर उनसे पूछा होगा यार आप अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे तो क्यों करेंगे, किसने बताया यार अगर वो तो मुझे फायदा देगी, मेरे लिए आसान होगी इस्तेमाल करना, तो मैं इस्तेमाल करूंगा। अगर वो मुझे इतनी मुश्किल हो जाती है कि मैं उसको अगर खोलता हूँ यार समझ ही नहीं आ रही क्या करूँ क्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर अपनी एग्जाम्पल दूं, मुझे कहीं कुछ पेमेंट ट्रांसफर करनी पड़ गई, तो मैंने वो जैस कैश का अकाउंट बनाने की देखा कि यार ये कैसे बनता है, क्योंकि हर कोई बना सकता है, मैंने उसको ट्राई किया, इट वाज सो कॉम्प्लिकेटेड। वो मोबाइल पे मैसेज करें, फिर अगला मैसेज आएगा, फिर उसके अंदर कोई और नंबर डालें, फिर और दिस इज रिडिकुलस, आई लाइक मोबाइल ऐप बेटर, मैं मोबाइल बैंकिंग करूंगा। लेटर ऑन वो इजी पैसा ने अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर दी, मैंने कहा इसको ट्राई करके देख रहा हूँ, मैंने दोनों ही बनाए थे, एप्लीकेशन ओपन की, वो सेम मोबाइल बैंकिंग की ऐप की तरह काम करती है, इसको ट्रांसफर करना, उसका नंबर एंटर करो, ट्रांसफर का बटन दबाओ, अब मुझे वो कोड नहीं इंतजार करना, वो रिप्लाई आएगा कि इनमें से कौन सा नंबर, ये वाला नंबर, फिर इसमें से क्या, ये वाला, फिर इस नंबर पे भेज रहा हूँ कि रिसीव करूँ, उसकी समझ ही नहीं आ रही मुझे। तो वहाँ मोबाइल ऐप की तरह का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आई कैन इजिली सेंड और रिसीव मनी और डू एनीथिंग। सो ईज ऑफ यूज मैंने आइडेंटिफाई किया ना, अगेन तो लोगों से पूछ के कि आपको क्या चीज प्रेफर करेंगे जी, ईज ऑफ यूज हो, ये वाली फीचर हो, ये वाला फीचर हो, ये फायदे होंगे तो मैं मोबाइल बैंकिंग अडॉप्ट करूंगा, तो मुझे पता चलेगा। या फिर जी जैसे कि मेरे साथ फ्रॉड ना हो, मुझे बहुत डर लगता है कि जी कहीं मैं मोबाइल बैंकिंग यूज कर रहा हूँ, किसी को मेरा पासवर्ड पता चल गया, उसने मेरे अकाउंट से पैसे निकलवा लिए। सो अ लॉट ऑफ पीपल माइट से दैट एज वेल इन पाकिस्तान स्पेशली, हमारे यहाँ तो ये बड़ा पॉपुलर है। सो जब मुझे ऐसी चीज आइडेंटिफाई करनी है जिसके बारे में मुझे पहले से कोई नॉलेज नहीं है, मुझे लोगों के सबकॉन्शियस कॉन्शियस के आइडियाज लेने हैं, तो क्वालिटेटिव रिसर्च होगी, इसको हम कहते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। देन देयर इज अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वुड बी लाइक टू डिस्क्राइब एन एग्जिस्टिंग फिनोमेना। ठीक है, कि मुझे पता है कि इस चीज से ये चीज होती है, लेकिन ऐसा क्यों होता है मैं ये जानना चाहता हूँ। ठीक है, तो टू आइडेंटिफाई दैट कि ऐसा क्यों होता है, ये चीज इस चीज को क्यों इन्फ्लुएंस करती है, मैं डिस्क्रिप्टिव स्टडी करूंगा। आमतौर पे हमारी स्टडीज डिस्क्रिप्टिव होती हैं कि जो क्वेश्चंस होंगे ना वो बेसिकली होंगे व्हाट, हु, व्हाई, वेयर,
तो बेसिकली व्हेन, सो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे मेरे जिनको मैं आंसर करना चाह रहा हूँ। मुझे आइडिया है कि इस चीज का रिलेशन है, लेकिन कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसका इसके ऊपर क्या इंपैक्ट होता है, अगर होता है तो क्यों होता है, क्यों फाइनेंशियल फ्रॉड के डर से लोग मोबाइल एप्लीकेशन को अडॉप्ट नहीं करते, अच्छा फाइनेंशियल फ्रॉड लोगों के साथ हो क्यों जाता है। तो मुझे पता है कि यार वो अपना पिन दे देते हैं किसी को, वो ये कर देते हैं, वो केयरफुल नहीं होते अपने कार्ड के साथ, तो या उनको नॉलेज नहीं है, इलिटरेट बंदा है, तो अगेन, या फिर वो जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट के अंदर हमारे लोगों के पास, अक्सर के पास वो मैसेज आ जाता है, वो मुझे भी भेज देते हैं अक्सर ही कि वो आपके बेनजीर इनकम सपोर्ट में इतने पैसे हैं, मैं किसी को भी भेज देता हूँ, उनको कोई फर्क पड़ता है, जो फंस जाएगा बस वो इतने पैसे भेजे, हम आपका भी आपका कार्ड भेज रहे हैं, उससे आप अपने पैसे निकलवा लें। सो इस तरह के इतने स्कैम्स आते हैं मेरे पास, किस किस के नाम से स्कैम नहीं आता, आपका कार्ड ब्लॉक हो गया, डेबिट कार्ड, पहले तो बंदा अगर वो, अब अच्छा वो मैसेज भी किस टाइम पे है, सुबह सुबह के वक्त मैसेज, फोन बज रहे, मैंने उठा के देखा यार कि आपका कार्ड, अब सोया बंदा उठ के उसको क्या होश है कि यार क्या चीज चल रही है, अचानक कहा है कार्ड ब्लॉक, ये क्या हो गया यार, मैंने तो आज पता नहीं ट्रांजेक्शन करनी थी, मैं गौर से पढ़ा, मैंने कहा है कार्ड मेरा ब्लॉक हो गया, मैसेज मुझे किसी नंबर से आ रहा है किसी और जगह से, मैसेज मुझे अगर कोई ब्लॉकेज हो या कोई ऐसा मसला हो तो बैंक करेगा ना, तो अपना ये कर दें वो कर दें, तो यूजुअली आई डोंट इवन बॉदर अबाउट देम, आपका इतना प्राइस निकल आया है ये कर लें, सो आई, या जीतो पाकिस्तान का तो इतना चला है, यू कैन नॉट इमेजिन। एंड इसका केस के अंदर मैं यूले अपने स्टूडेंट्स को बता देता होता हूँ कि भाई अगर इस स्ट्रेटजी से आपने बचना है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो, क्योंकि ये होते हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोग होते हैं, तो उनके साथ कई जगह फ्रॉड भी हुआ होता है, तो मुझसे एक क्लास में उन्होंने पूछ लिया कि सर वो क्या करें, कैसे बचे हम फ्रॉड से, कैसे आइडेंटिफाई करें, तो मैंने उनको एक सिंपल रूल, मैंने कहा एक तो आपको खुद सोचना पड़ेगा, और सिंपल सा रूल अगर आप फॉलो कर लें तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये स्ट्रेटजी अच्छी है कि नहीं। स्ट्रेटजी क्या है, इफ इट इज टू गुड टू बी ट्रू इट मोस्ट प्रोबेबली इज, सीधी सी बात है, या तो अगर कोई आपको प्रॉमिस कर रहा है ना कि मैं महीने बाद पैसे डबल कर दूंगा, उसने मुझे एग्जांपल शेयर की थी कि वो जी हमारे एक बंदा था रिटायर हुआ, उसके बाद उसके पैसे मिलते हैं ना, वो 5-10 लाख उसको मिला था, दूसरे ने कहा ये मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करो, मैं तुम्हें हर महीने डबल करके दिया करूंगा, मेरे बिजनेस में बड़ा प्रॉफिट होता है, तो मैंने कहा उसको पहले ही समझ जाना चाहिए था कौन सा बिजनेस है दुनिया में जो महीने के अंदर पैसे डबल करता है, मैं तो साल बाद डबल करने वाले बिजनेस को नहीं मानता, 5%, 10%, 15% रिटर्न होता है, ये 100% मंथली, साल का 120%, 1200%, रिडिकुलस है। स्मगलिंग करता था, वो अफीम ही स्मगल करता हो अफगानिस्तान से अमेरिका तक, तो ही उसको इतने पैसे मिल सकते हैं, और कोई तरीका मुझे नहीं समझ आता जिससे वो इतने पैसे बना सकता है। सो इफ इट इज टू गुड टू बी ट्रू इट मोस्ट प्रोबेबली इज, सिंपली, सो यू फाइंड आउट कि ये फैक्टर है, इसको फैक्टर, लेकिन कैसे, क्यों, कब, किस तरह, तो वो चीजें जो आप पूछ रहे होते हैं ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होती है, ठीक है। When research phenomena is to be described, it describes the marketing variables basically. These types of studies describe such things like consumer attitudes, intentions, behaviors, number of competitors, their strategies, demographics, psychographics, all those things. Then comes the causal research design. Causal research design के अंदर के cause और effect, ये हुआ तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, so cause and effect, जिसको आपने actually use करना हो या apply करना हो, that would be the causal research. ओके एवरीवन, आई थिंक 6 मिनट्स के अंदर ये मीटिंग ओवर हो जाएगी, सो दैट शुड बी इट। आई थिंक बाद में किसी का पढ़ने का इरादा लग नहीं रहा, मुझे पढ़ना है तो मैं दोबारा मीटिंग स्टार्ट कर लेता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है, ओके फाइन, ये भी है, आई थिंक ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, सो दैट्स इट, ऑल्दो ये सारा डिस्कस हो गया तो बस चले, ठीक है, फाइन, बी हैप्पी। सो कॉजल रिसर्च डिजाइन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर वेरिएबल ऑन द अदर, ठीक है, हमने एक चीज की उसका दूसरे के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, बल्कि ये दैट इज इट, हाँ आगे टाइप से सोर्स ऑफ डाटा है तो आगे कुछ नहीं बचा, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल को कैसे इफेक्ट करेगा, पार्टिसिपेशन इन माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम से, जैसे मैंने अपनी रिसर्च के बारे में बताया, एंड ऑफ द डे वुमेन एम्पावरमेंट होगी कि नहीं होगी, एंड ऑफ द डे लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा कि नहीं होगा, या फूड ज्यादा अवेलेबल कर सकेंगे अपनी लाइफ के अंदर, उनकी इनकम इंप्रूव होगी या नहीं होगी, सो थिंग्स लाइक दैट, कि एक कॉज से दूसरा इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, सो कॉज एंड इफेक्ट, एक चीज का दूसरी चीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, जिसे हम कहते हैं कॉजल रिसर्च डिजाइन। What is the effect of various marketing variables, for example, price, packaging, sales, promotion methods on other variables like sales? Basically, it allows us to determine the causality in which a variable is causing another variable to change. इसमें again mediators, moderators भी हम ऐड कर लेते हैं कि
इस चीज का इम्पैक्ट इसके ऊपर होता है, लेकिन ये चीज इसको मीडिएट करती है, ये चीज इसको मॉडरेट कर देती है। अगर ऐसा हो तो ये इफेक्ट ज्यादा होता है, अगर ऐसा ना हो तो ये इफेक्ट कम होता है। सो वी कैन ऐड अनदर वेरिएबल ओवर देयर एज वेल। अगेन इसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं चीजों को। जैसे कि एक मैं बिहेवियरल फाइनेंस का आपके साथ शेयर करता हूँ एक्सपेरिमेंट, इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस इजीली। तो एक्सपेरिमेंट वाज दिस कि आपको एक बैग में से एक बॉल चूज करनी है, उस बॉल के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, आप वो अपना नंबर पढ़ लेंगे, किसी को बताएंगे नहीं, रिसर्चर को नहीं बताना, आपने बस नंबर पढ़ लिया और बॉल वापस डाल देनी है। अब वो रिसर्चर आपसे पूछता है कि ये जो हमने नया केक बनाया है ये बहुत टेस्टी है, आप चेक करके देखें, इसकी प्राइस क्या रखनी चाहिए हमें एक केक की। सो वो अगेन जो बॉल थी उसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ था, और कुछ लोगों को हायर नंबर की बॉल दी गई, कुछ लोगों को लोअर नंबर की बॉल दी गई। किसी को दी गई $10, $20, 15, 10, 15, 20 नंबर्स, नॉट डॉलर्स लिखे नहीं हुए थे। किसी को दी गई 100, 95, 90, 120, 110, इस तरह का नंबर। जिनको बड़ा नंबर आया था उन्होंने कहा जी ये केक तो आपको ना 70, 80, 90, 100, $200 तक का इस तरह का बेचना चाहिए। जिनके पास लो नंबर आया था उन्होंने कहा जी ये आप $20 का बेच दें, $10 का बेच दें, $25 का बेच दें। अभी हमने क्या किया, हमने उसको एंकर किया है, हमने उसके रिस्पॉन्स को, उस बॉल को नंबर देकर उसे एंकर कर दिया। बेसिकली हमने उसका रिस्पॉन्स चेंज कर दिया। इन जनरल वो पता नहीं क्या रिजल्ट देता, क्योंकि हमने उसको पहले एक नंबर पकड़ा दिया, अब वो नंबर उसके माइंड में एक एंकर बन गया है, क्योंकि उस डिसीजन को करने से पहले लास्ट नंबर उसने वो देखा था। अब उसे कोई रेफरेंस चाहिए था प्राइस लगाने के लिए, उसको वो कौन सा डेली केक की प्राइसिंग करता है, जो लास्ट नंबर उसने देखा था वो उसका एंकर बन गया, उससे करीब करीब का उसने एक नंबर शेयर कर दिया। दैट्स इट। ये एक बिहेवियरल टेक्निक है। या बिहेवियरल टेक्निक से अगर मैं आपसे शेयर कर सकूं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च हुई थी, आई थिंक इसके ऊपर नोबेल मिला हुआ है। ये हमारे यहाँ भी होता है, ये न्यूयॉर्क में भी होता है, न्यूयॉर्क में स्टडी हुई थी। न्यूयॉर्क में आप अपनी गाड़ी शहर में नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि आपको बहुत हाई टैक्सेस पे करने पड़ते हैं ट्रैफिक कंजेशन की वजह से, स्पेशली डे टाइम में तो बहुत हाई टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आप यूजुअली डाउनटाउन से, आप अगर जा रहे हैं सारे डाउनटाउन, तो आप बेसिकली सबवे से जाते हैं, और जहां आपका वो अंडरग्राउंड है वहां पर रुक जाएंगे, वहां से निकल के आएंगे और पैदल चल के जाएंगे, 1-2 ब्लॉक्स आप चल के जा सकते हैं, या फिर आप बाइक राइड हायर कर सकते हैं, या फिर आप टैक्सी हायर कर सकते हैं। तो यूजुअली लोग टैक्सी तब हायर करते हैं जिस दिन बारिश हो रही हो। अब टैक्सी वालों की एक पॉलिसी है, टैक्सी वाले ने क्योंकि टैक्सी का किराया देना है, अपना टैक्स पे करना है उस दिन का, तो उसने डिसाइड किया कि आज का दिन मैंने तब क्लोज करना है जब मेरे $200 पूरे हो जाएंगे, क्योंकि इसमें मेरा किराया विराया निकाल के आज के दिन का प्रॉफिट निकल आएगा। जैसे ही $200 पूरे होते हैं वो टैक्सी बंद करके खड़ी करता है और घर चला जाता है कि आज मेरा प्रॉफिट हो गया, फायदा हो गया। बड़ी जबरदस्त बात है, चाहे वो 10 घंटे में हो, चाहे वो 2 घंटे में हो। अब जिस दिन बारिश होती है हर बंदा टैक्सी ढूंढता है, तो हर किसी को टैक्सी चाहिए क्योंकि वो गीला नहीं होना चाहता। तो वो टैक्सी वाला ड्रॉप करता है, जब वो देखता है $200 पूरे, वो घर जाके सो जाता है। कॉमन सेंस अगर वो रैशनल हो, जैसे हम कहते हैं कि इन्वेस्टर रैशनल होता है, तो कॉमन सेंस ये कहती है कि बारिश वाले दिन वो 2 घंटे के अंदर सारे $200 इकट्ठे करके 1.5-2 घंटे के अंदर घर जाके सो जाए, तो उसकी अकल काम नहीं कर रही। अगर बारिश वाले दिन वो 7-8 घंटे काम करे और उसके बाद पूरा हफ्ता काम ना करे, उसने अगले दिनों में रेंट नहीं देना गाड़ी का, उसने अगले दिनों के अंदर स्ट्रीट का टैक्स नहीं देना जिस स्ट्रीट के ऊपर वो आके चला रहा है गाड़ी, पूरे हफ्ते की इनकम हो जाएगी और पूरा अगले हफ्ता आपको काम भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो उसके माइंड में क्या एंकर हुआ है, $200 पूरे होने चाहिए डेली के, तो मेरा मुनाफा है, वरना नहीं होगा। तो वो अपना नुकसान, ये हमारे टैक्सेस वाले या यहाँ पर जो रिक्शा वगैरह वाले, तो ये भी इस तरह से नुकसान करवा बैठते हैं अपना। अब बारिश के टाइम पे आप ढूंढोगे यार कोई रिक्शा मिल जाए, मैं घर जाना है तो किसी तरह से रिक्शा टैक्सी मिल जाए, उस टाइम पे नहीं मिलेगी। नॉर्मल डेज में फिर जाना है कहीं, भाई मैं खड़ा हूँ। So this is what happens. So people are not actually that rational. Then different types of sources of data. Again, primary, secondary, इसको मैं explain कर चुका हूँ already. Primary वो जो नया डाटा कलेक्ट करेंगे, secondary जो previously किसी ने कलेक्ट किया हुआ है या किसी जगह से आप ले सकते हैं। Then determine sample size, इसके बारे में बता चुका हूँ कि सैंपल का फ्रेम क्या होगा, साइज ऑफ द सैंपल क्या होगा, मेथड ऑफ सेलेक्टिंग दैट सैंपल क्या होगा। तो इनको हम डिटेल में अगले चैप्टर्स के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अगेन देन वी डिजाइन द डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट। अगर हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं तो उसके क्वेश्चन स्ट्रक्चर्ड होंगे, अनस्ट्रक्चर्ड होंगे। अगर हम क्वेश्चनर फिल करवाने जा रहे हैं तो अगेन स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर है, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर है, ओपन एंडेड है, क्लोज्ड एंडेड है। ओपन एंडेड मतलब वो खुद अपने रिस्पॉन्सेस